आज हम इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इकोलॉजी के बारे में बेसिक से पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी इसके लिए बेस्ट है। और अगर हम सेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर हम देखें कि इकोलॉजी क्या होता है तो हमें पता है कि इकोलॉजी होता है किसी ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट से जो भी इंटरेक्शन रहता है, किसी भी बायोटिक फैक्टर का उनके अबायोटिक फैक्टर से जो इंटरेक्शन होता है वो इकोलॉजी के इसमें आता है। अगर हम बात करें कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी तो ये दी थी ग्रीक बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, उनने दी थी। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। इसका फुल फॉर्म हो गया द स्टडी ऑफ हाउस। मतलब कि हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहीं पर रहते हैं तो उनके आसपास उनकी सराउंडिंग से उनका जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंदर में करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स की तो हम रहते हैं तो हम अपने आसपास के टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं तो हम लिथोस्फीयर से भी कनेक्टेड हैं, हमें पानी की ज़रूरत रहती है, हाइड्रोस्फीयर से भी कनेक्टेड हैं, हमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कई सारी गैसेस फॉर्म की ज़रूरत होती है, तो हम एटमॉस्फेयर से भी कनेक्टेड हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन तीनों स्फीयर से कनेक्टेड रहते हैं, एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फीयर से और हाइड्रोस्फीयर से। मतलब कि इनके जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो हम देखते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है उसके कई सारे एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलकर या कई सारी एक ही स्पीशीज़ के कई सारे लोग मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। कई सारी पॉपुलेशन जब मिल जाती है जैसे कि हाथी की पॉपुलेशन है, ऊँट की पॉपुलेशन है या गायों की पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन, ये सब मिलकर एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी कम्युनिटीज़ होती है वो इकोसिस्टम फॉर्म करती है। सारे इकोसिस्टम मिलकर जब बायोम का फॉर्म करते हैं और बायो मिलकर लैंडस्केप फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये एक छोटी लेवल से बड़े लेवल तक बढ़ता जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी मतलब होता है कि अगर हम स्टडी करते हैं किसी सिंगल स्पीशीज़ और उसकी जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी सराउंडिंग में तो हम उसे ऑर्टिकोलॉजी कहेंगे। और सिनिकोलॉजी में हम कई सारे यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम स्टडी करेंगे उनकी सराउंडिंग से तो उसे हम सिनिकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्टिकोलॉजी होता है, दूसरा सिनिकोलॉजी होता है। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल फैक्टर कि क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और उन लिविंग बींग्स के रहने के लिए जितनी भी ज़रूरी कंडीशंस होती है लाइक टेम्परेचर, वाटर, एयर, तो ये सभी चीज़ें अबायोटिक फैक्टर में आ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं अबायोटिक फैक्टर, ये सभी इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट की बात अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर है। मतलब कि वेदर है तो एक शॉर्ट पैटर्न कहेंगे हम, जैसे कि अभी क्या कंडीशंस है, हाँ पानी आ रहा है या ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, तो ये एक वेदर होता है। लेकिन वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हमेशा हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हर एक जगह का एक क्लाइमेट होता है। वेदर शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है और जो क्लाइमेट रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे पृथ्वी की तो इसमें कई सारे इसको क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। इसे हम लेटीट्यूड से देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो 0 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेटीट्यूड होता है वहाँ का रीजन ट्रॉपिकल होता है। उसके बाद का जो 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रीजन आता है वो सब ट्रॉपिकल होता है। 40 to 60 आ जाता है टेम्परेट और 60 से ऊपर आ जाता है 80। अगर हम ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक और नीचे आते हैं तो यही 60 to 80 ये दोनों कंडीशंस में लागू होगा, ऊपर भी लागू होगा और नीचे भी लागू होगा। तो हम जहाँ पर रहते हैं बेसिकली जो हमारा एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है। अगर हम किसी मिड लाइन से बात करते हैं, पृथ्वी की जो कर्क रेखा होती है वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेटीट्यूड पे ट्रॉपिकल, उसके ऊपर 20 to 40 सब ट्रॉपिकल, 40 to 60 टेम्परेट और 60 to 80 आ जाएगा आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो पोल अगर हम ऊपर की साइड की बात करें नॉर्थ की तरफ तो आर्कटिक रहेगा और अगर हम साउथ की बात करें तो अंटार्कटिक रहेगा। ठीक है। अगर हम माइक्रो क्लाइमेट की बात करें तो माइक्रो क्लाइमेट एक टर्म होती है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रो क्लाइमेट कंडीशंस क्या होती है? माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो कि ग्लोबल लोकल लेवल पर होती है। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस एक बड़े लेवल पर होती है क्योंकि हम किसी बड़े रीजन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई एक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर किसी एक पेड़ का
कुछ एक ऐसा एरिया जहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो उन्हें हम उनकी हैबिटेट कह सकते हैं, मतलब कि वो उनके लिए उनका हैबिटेट है। तो इस तरह की हैबिटेट जो कि काफ़ी छोटे लेवल पर होती है, इससे हम माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। उनकी हैबिटेट के लिए जो क्लाइमेट कंडीशंस होगी उन्हें माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो एटमॉस्फेयर में जो जो स्फीयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर 4 स्फीयर से मिलकर बना होता है। ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर हम रहते हैं बेसिकली, 5 से 6 किलोमीटर तक का पार्ट होता है, 18 किलोमीटर होता है इक्वेटर से। और अगर हम बात करें पोलर रीजन से, तो ये 8 किलोमीटर अप्रॉक्स के करीब होता है, क्योंकि पोल थोड़ा ऊपर साइड होता है। तो इस सब तरह से हम देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर इक्वेटर से, 8 किलोमीटर पोल से हम बोल सकते हैं। यहाँ पर पूरा गैसियस मास और एनवेलप होता है एक तरीके से एटमॉस्फेयर के अराउंड। ट्रोपोस्फियर से अगर जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन कौन से स्फीयर में होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की, तो ये स्ट्रेटोस्फियर जो रहता है वो अप टू 50 किलोमीटर्स रहता है, मतलब कि यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गुड ओजोन कौन सी एरिया में प्रेजेंट होती है, तो उसके लिए स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है। कभी आता है बेड ओजोन कौन सी एरिया में होती है, तो उसके लिए ट्रोपोस्फियर आता है। तो ये भी एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है। मीजोस्फीयर क्या होता है, 50 टू 85 किलोमीटर्स होता है और सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, जो कि 90 टू 500 किलोमीटर अबव होता है, जिसे हम आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज आइनोस्फीयर। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों से मिलकर एयर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा अबायोटिक फैक्टर आता है वो आता है लाइट। अब हम जानते हैं कि लाइट क्यों ज़रूरी होती है। लाइट ज़रूरी होती है प्लांट्स को उनका फोटोसिंथेसिस करने के लिए। हमारे लिए कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि नॉक्ट्यूरल होते हैं, जैसे कि वो नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कुछ रहते हैं जो मॉर्निंग में रहते हैं, कुछ डाउन में रहते हैं, कुछ डस्क में रहते हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर का उनकी लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो अगर हम बात करते हैं लाइट में, तो एक पार रीजन होता है, जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कहते हैं। तो बेसिकली ये होता है 400 टू 700 नैनोमीटर तक ये एक्टिव रहता है। जिस तरीके से आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 400 टू 700 ही विजिबल लाइट होती है जिस पर कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर 400 से कम हुआ तो ये यूवी रेज होती है, और अगर 700 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेज होती है। तो इस तरीके से जो बेसिकली PAR रीजन जो होता है, पार रीजन, वो होता है 400 टू 700 नैनोमीटर। उसके बाद अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को लाइट की कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, तो उसकी वेवलेंथ, उसकी लाइट की क्या इंटेंसिटी है और उसका ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है लाइट की, वो किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है और उसे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम पीडोलॉजी बोलते हैं। पीडोलॉजी नहीं होता, पीडोलॉजी होता है। बायोलॉजिकल एक्टिव मैट्रिक्स होता है। ये प्लांट्स, सीड्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरसेस एंड एनिमल्स के लिए होम का काम करती है। हम देखते हैं सारे सीड, जितने छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, सभी के सभी सॉइल इनके लिए एक तरीके से हाउस का काम करता है। अगर हम बात करते हैं सॉइल के टाइप की, तो सॉइल दो तरह से हम बोल सकते हैं। एक होती है मिनरल सॉइल, जो कि डिकम्पोज्ड रॉक्स से हमें मिलती है, कि और जो भी रॉक है उनका टूटती गई वो छोटे छोटे पार्ट्स में, और उनका डिकम्पोजिशन हुआ, और इस तरीके से हमको मिनरल, उनसे कई सारे मिनरल्स मिले। एक और जैसे कि कई सारे इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। इसके अलावा फाइन फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे कि सैंड, स्लीट, ग्रेवल, क्ले, और जो कोरस फ्रेगमेंट में आ जाएगा ग्रेवल्स और स्टोन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मिनरल सॉइल्स के अंदर भी कुछ फाइन फ्रेगमेंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, और कुछ कोरस फ्रेगमेंट्स होते हैं जो काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल आती है मिनरल सॉइल्स के बाद, वो होती है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल बेसिकली एक लिविंग बायोमास होता है, मतलब कि यहाँ पर जो एक अपर लेयर जो रहेगी सॉइल की, वो आ जाती है, जिसमें जो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच रहती है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, तो वो भी आ जाता है। इसके अलावा डेट्रियस आ जाती है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स या पत्ते, जो कि एक्चुअली जिनकी डेड बॉडी है, जो कि एक ज़मीन की ऊपरी सतह पर है, तो उसे हम डेट्रियस बोल देते हैं। इसके अलावा लिविंग बायोमास, मतलब कि कुछ छोटे छोटे केंचुए हैं, छोटे कीड़े मकोड़े, फंजाई,
एल्गी, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, इस तरह की चीज़ें सॉइल को एक ऑर्गेनिक रिच फॉर्म में रखती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉइल दो टाइप से है, मिनरल सॉइल्स और ऑर्गेनिक सॉइल्स। अगर क्वेश्चंस नेक्स्ट बनता है कि सॉइल टेक्सचर से क्वेश्चंस काफ़ी बनता है, आपको इनका साइज़ दे दिया जाता है कि कौन सा साइज़ किसका, और आपको उसे मैच करना रहता है। तो आप ये टेबल याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है क्ले, स्लिट, फाइन सैंड और कोरस सैंड। हमको पता है कोरस सैंड सबसे बड़ी है, तो हम इसे ध्यान रख लेंगे 0.2 से 2 mm तक। फिर उसके बाद फाइन सैंड आ जाती है, तो 0.02 से लेकर 2 mm तक। स्लिट में आ जाता है 0.002 से 0.2 mm, और उसके बाद क्ले आ जाता है जो 0.002 mm से कम हो, उसे हम क्ले कहेंगे। अब हम जानते हैं कि क्ले काफ़ी इसकी साइज़ काफ़ी कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ऐसी जो सॉइल रहती है वो ज़्यादातर जितनी भी फसल होती है उनके लिए उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो इस तरह की सॉइल ज़्यादा फसल के लिए अच्छी नहीं रहती है। अगर हम स्लिट की बात करते हैं तो ये केमिकली इनर्ट रहती है, और फाइन सैंड है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम होगी, मतलब कि वो इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी, तो वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगी किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए। कोरस सैंड काफ़ी बड़ी होती है, बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें बेस्ट सॉइल रहेगी इन सभी का कॉम्बिनेशन, वो एक बेस्ट सॉइल रहेगी किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए। जैसे कि 30 to 35% उसके अंदर स्लिट हो, 15 to 20% क्ले हो, 40% सैंड हो, 10% ह्यूमस इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सॉइल जो होती है किसी भी फसल के उगने के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉइल प्रोफाइल। आप सॉइल प्रोफाइल ज़रूर देखिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली इसमें 4 होराइज़न होते हैं। इन 4 होराइज़न के भी सब टाइप्स होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम जनरली एक रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब कि जो अभी अभी जो कि सड़े गले पत्ते हैं या जो अभी अभी एनिमल की डेथ हुई है, वो अपर लेयर जो रहती है वो ओ होराइजन में आती है। पार्शियली डिकम्पोज्ड या जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी डिकम्पोज्ड कर रहे हैं, तो वो ओ होराइजन में आ जाती है। नेक्स्ट होता है ए होराइजन। ए होराइजन को हम टॉप सोइल बोलते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ह्यूमस। वो इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इस वाली जो लेयर होती है ए होराइजन, जिसको हम टॉप सोइल बोलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि किसी डिकम्पोजिशन का काम काफ़ी ज़्यादा तरीके से कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच है ऑर्गेनिक मैटर में। नेक्स्ट आती है बी होराइजन। इसमें डिपॉजिटेड मटेरियल्स एंड मेटल सॉल्ट्स रहते हैं, जो भी जैसे हम कह सकते हैं रॉक्स वगैरह होती है, तो उनके जो डिकम्पोजिशन का मटेरियल रहता है और उनके जो सॉल्ट्स, मेटल्स, जो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है सी होराइजन। सी होराइजन मतलब कि विदर्ड रॉक, मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े रॉक के फ्रेगमेंट्स रहते हैं जो कि विदर हो रही है, मतलब कि वो टूट रही है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। तो ये सब सी होराइजन में आ जाता है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए और बी के सब जो सब टॉपिक्स भी होते हैं, सब टॉपिक्स के सॉरी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि A1 होराइजन, A2 होराइजन, B1 होराइजन, B2 होराइजन, तो इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सॉइल वाटर। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही वाटर होता है जो प्लांट्स को अवेलेबल रहता है, विच इज़ नोन एज कैपिलरी वाटर। सॉइल वाटर, सॉइल वाटर कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और केमिकली बाउंड वाटर। अगर हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करते हैं तो जितने भी सॉइल पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक फिल्म के तरह होता है, मतलब कि सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक थिन फिल्म के फॉर्म में हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट रहता है। ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं रहता हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट होता है कैपिलरी वाटर। ये सिर्फ ओनली अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स, मतलब जितने भी वाटर के टाइप्स होते हैं वो कोई भी सा भी वाटर प्लांट्स को अवेलेबल नहीं रहता है, सिर्फ कैपिलरी वाटर प्लांट्स को अवेलेबल रहता है। ये जो प्रेजेंट इन दिस कैपिलरी फॉर्म्ड बाय सॉइल पार्टिकल्स, इसे हम क्रिजार्ट बोलते हैं। हम ध्यान रखना, जो कैपिलरी वाटर जो रहता है जो कि प्लांट्स को अवेलेबल रहता है, इसे हम क्रिजार्ट भी बोलते हैं। क्रिजार्ट देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देखेंगे कि सॉइल पार्टिकल के बीच में छोटी छोटी कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके थ्रू ये पानी सॉइल में काफ़ी दूर दूर तक चला जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ये काफ़ी अंदर होता है, डीप इनटू द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नोन एज टेबल और ग्राउंड वाटर। ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफ़ी नीचे चला जाता है, ये इतना अवेलेबल नहीं रहता है प्लांट्स को, और इसे हम टेबल वाटर या फिर ग्राउंड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट होता है केमिकली बाउंड वाटर इन फॉर्म्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मतलब कि ये किसी किसी केमिकल से बाउंड रहेगा, मतलब कि ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, या किसी आयरन से या
आयरन के हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनके हाइड्राइड ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये केमिकली बाउंड रहता है। अगर हम फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट सॉइल कैन होल्ड ड्यू टू एडिशन। एडिशन मतलब होता है कई सारे पार्टिकल्स का आपस में अटैच होना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कितना अमाउंट सॉइल सॉइल का में एडिशन हो सकता है, कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का, इसे हम उसकी फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। हम जानते हैं कि वाटर का पोटेंशियल जो रहता है ज़ीरो रहता है, लेकिन अगर हम बात करें वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी तो वो 0.01 एम्पियर रहेगा। और अगर किसी भी प्लांट्स को वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही तो उसकी जो लोअर लिमिट रहती है विच इज़ नोन बाय विल्टिंग पॉइंट। इसको ध्यान रखिएगा आप कि अगर ऐसी लिमिट जिसकी लोअर लिमिट जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उसे हम उसकी विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट जो अबायोटिक फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है या ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें वेजिटेशन की तो वेजिटेशन के बेसिस अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफ़ी लोअर टेम्परेचर जो होता है उन पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अलावा प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए उनका एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर उन्हें ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो वेजिटेशन होता है, जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे टेम्परेचर के अराउंड ही वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा मेगाथर्म्स होता है, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा थ्रू आउट द ईयर परसिस्टेंट रहता है। मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है और थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये एक तरह से जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि वहाँ ट्रॉपिकल कंडीशंस या ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ की जो भी कंडीशंस रहेगी वो जो भी वेजिटेशंस रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। नेक्स्ट आता है मीज़ोथर्म में टेम्परेचर जो होता है थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो जैसे कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पर उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से नई ग्रोथ होती है, सीज़न में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मीज़ोथर्म्स एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, सीज़नल चीज़ें होती है। माइक्रोथर्म्स हो जाते हैं जो कि जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जैसे कि अगर हम बात करें किसी कोनिफेरस फॉरेस्ट की, तो बेसिकली ये टेम्परेट रीजन की हम कह सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ा ठंडी ज़्यादा है गर्मी कम है। तो इस तरीके से हम माइक्रोथर्म्स बोल सकते हैं इसे। उसके बाद आता है हेकिस्टोथर्म्स। हेकिस्टोथर्म्स का मतलब होता है यहाँ पर काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, जैसे कि अल्पाइन वेजिटेशन में काफ़ी कम। इस तरीके से हम चारों चीज़ें देख ली, मेगाथर्म्स, मीज़ोथर्म, माइक्रोथर्म्स और हेकिस्टोथर्म्स। आप इनके एग्जांपल भी ध्यान रख लीजिए। मेगाथर्म्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मीज़ोथर्म से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, माइक्रोथर्म से कॉनिफेरस फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन आ जाता है हेकिस्टोथर्म से। इनके अगर आप इनके एग्जाम्पल से याद करेंगे तो आपको इनकी टर्म्स याद रखने में आसानी रहेगी। अगर हम बात करते हैं किसी एक्वेटिक हैबिटेट्स की बात करें तो उसमें जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जैसे कोई भी वाटर बॉडी है, तो उसमें दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, या तो लेंटिक हो सकता है, लोटिक हो सकता है। लोटिक यानी बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, और लेंटिक यानी कंडीशंस जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है। तो जहाँ पे ठहरा हुआ पानी रहता है या लेंटिक इकोसिस्टम जो बना रहता है उसके अंदर 3 ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिन्हें हम इसे स्ट्रेटिफाई करते हैं। पहली ऊपर की लेयर जो कि इसे हम इपीलिम्नियन कहते हैं, यहाँ पर वाटर सरफेस जो रहती है वो थोड़ी सी गर्म रहती है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बाहर का जैसा भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर की लेयर काम करेगी, तो इसे हम इपीलिम्नियन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है उसे मेटा लिम्नियन बोलते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम नीचे जाएंगे जो नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी स्टीप डिक्लाइनिंग होगा, मतलब कि जैसा ऊपर का टेम्परेचर अगर 30 है तो हम देखेंगे कि इस मिड रीजन में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, 20 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर का टेम्परेचर चला जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपरलिम्नियन जो कि डीप कोल्ड लेयर रहती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा नीचे का जो पानी रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो इस तरीके से हम इसे एक्वेटिक हैबिटेट्स या जो कि लेंटिक इकोसिस्टम है उसे 3 सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं, इपीलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपरलिम्नियन। उसके बाद आ जाता है थर्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थर्मो रेगुलेशन में हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे, होम्योथर्मिक और दूसरा आता है पोइकिलोथर्मिक।
अब होम्योथर्मिक क्या होते हैं? होम्योथर्मिक को हम एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं या कि वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे कि हम मैमल्स और बर्ड्स। हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितनी भी बाहर की कंडीशन ठंडी हो, गर्मी हो, कितना भी ज़्यादा हो उससे आप, लेकिन हमारी जो बॉडी की टेम्परेचर रहता है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहता है, तो इसे हम होम्योथर्मिक कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक, मतलब कि जो कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते किसी कांस्टेंट लेवल पे, तो उसे हम पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक बोलते हैं, जैसे कि फिश और रेप्टाइल्स। इनका जो टेम्परेचर होता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कांस्टेंट नहीं रहता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसे हम पोइकिलोथर्मिक और एक्टोथर्मिक बोलते हैं। होम्योस्टेसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं, इसके अलावा और रूल्स भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आता है ग्लोगर्स रूल। जो ग्लोगर्स रूल होता है ये बताता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स वार्मर रीजन में रह रहे हैं, यानी कि किसी ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, कुछ कोई भी मेमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट, तो उनका कलर जो होता है वो थोड़ा डार्कर होता है और वो हेवीली पिगमेंटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर लिविंग इन अ आर्कटिक रीजन। मतलब कि जो अगर कोई ठंडे इलाके में रह रहा है या कोल्ड टेम्परेचर में रहता है, तो उन लोगों का जो कलर होगा या पिगमेंटेशन होगा वो कम होगा, और ग्लोगर्स रूल के अकॉर्डिंग जो वार्मर रीजन में जो रहते हैं उनका जो कलर या स्किन जो रहेगा वो थोड़ा डार्कर टोन में रहेगा, तो ये ग्लोगल रूल होता है। नेक्स्ट आता है एलेंस रूल। एलेंस रूल्स भी ठंड और इसको ही लेकर होता है कि कोल्ड और वार्मर एरिया में क्या क्या इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स पे। तो उन्होंने देखा कि एलेंस रूल ये कहता है कि जो एनिमल्स या जो भी बर्ड्स है, जो भी अगर हम बात करें, एलेंस रूल ये कहता है कि जो भी एनिमल्स जो हैं जो कि एक वार्मर एरिया में रहते हैं या एक गर्म इलाके में रहते हैं, उनकी टेल, उनके स्नाउट्स, ईयर्स और लेग्स जो होंगे वो बड़े होंगे, लेकिन जो एनिमल्स ठंडे इलाकों में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, तो उनकी टेल, स्नाउट, ईयर्स और उनके जो लेग्स होते हैं वो शॉर्टर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्मर रीजन। तो ये चीज़ इन्होंने कोल्डर और वार्मर रीजन को लेकर कही। इनका एक एग्जाम्पल है कि जो डेजर्ट फॉक्स होती है उसकी पिन्ना काफ़ी लार्जेस्ट होती है क्योंकि वो वार्मर एरिया में रहती है, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें आर्कटिक फॉक्स से, तो जिसकी पिन्ना काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब कि इन्होंने एक्सट्रीमिटीज़ को लेकर बात की हुई है कि आपकी जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ से हीट लॉस कम हो सके, तो वो चीज़ छोटी होती है जो कि कोल्डर रीजन में रहते हैं उनमें। नेक्स्ट होता है बर्गमेन्स रूल। बर्गमेन इनकी बॉडी साइज़ के आधार पे बात करता है कि जो जियोग्राफिकल चीज़ें होती हैं, जियोग्राफिकल जो भी आइसोलेटेड एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर और एक नॉर्मल बियर की अगर हम बात करें, तो पोलर बियर की जो बॉडी रहेगी वो काफ़ी बड़ी रहेगी एज़ कम्पेयर टू उन बियर से जो कि वार्मर रीजन में रहते हैं। तो इन्होंने साइज़ के बेसिस पर बर्गमेन का रूल साइज़ की बात करता है कि ठंडे स्थानों से, जो अगर हम बात करें गर्म स्थानों की तुलना में, ठंडे स्थानों की जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से इन 3 रूल्स हैं। एक रूल और है जॉर्डन रूल। जॉर्डन रूल ये कहता है कि जो फ़िश, ये फ़िश के बारे में बात कहता है कि जो फ़िशेज़ कोल्ड वाटर में रहती हैं उनमें ज़्यादा वर्टिब्रा होती है एज़ कम्पेयर टू वार्म एरिया, वार्म वाटर में जो फ़िशेज़ रहती है उनके कंपैरिज़न के से अगर हम कहें, तो जो कोल्ड वाटर में रहने वाली फ़िशेज़ के पास ज़्यादा वर्टिब्रा होते हैं। ये होता है जॉर्डन्स रूल। नेक्स्ट आता है रेंसिड रूल्स। रेंसिड रूल्स जो होता है ये कहता है कि जो कोल्डर रीजन में जो बर्ड्स मिलते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जबकि जो वार्मर एरिया में जो बर्ड्स रहते हैं उनके जो पंख होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये होता है रेंसिड रूल। तो ये 5 रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉगर एलन बर्गमैन, रेंसिज और इन तरह के रूल आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस रेंज, मतलब कि क्या है किसी ऑर्गेनिजम्स की किसी चीज़ को टॉलरेट करने की कैपेसिटी, तो इसे हम उसकी टॉलरेंस रेंज कहते हैं। मतलब कि अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड वॉल्यूम ऑन द ग्रेडियंट बियॉन्ड विच द स्पीशीज़ कैन नॉट सर्वाइव। इसमें 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि स्टेनो और यूरी। कहीं पर भी अगर स्टेनो वर्ड आता है मतलब कि वो किसी नैरो रेंज की बात कर रहा है, और कहीं पर यूरी वर्ड आ जाता है मतलब कि वो एक वाइड रेंज की बात कर रहा है। जैसे कि स्टेनोहलाइन, मतलब कि स्टेनोहलाइन मतलब कि उसमें जो भी सैलिनिटी है उसके लिए उसकी जो कंडीशन जो नैरो रेंज है उसकी, और यूरी हलाइन मतलब कि वो काफ़ी वाइड रेंज है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हलाइन कंडीशंस में वो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरीके से इनकी टॉलरेंस रेंज हो जाती है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, स्टेनोथर्मिक, यूरीथर्मिक, इस तरीके से आप बहुत सारे इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आता है एक्लेमेटाइजेशन। ये क्या होता है कि एडजस्टमेंट टू स्लोली चेंजिंग कंडीशन।
एक्लेमेटाइजेशन में क्या होता है, ये थोड़ा एडेप्टेशन का एक छोटा फॉर्म आप कह सकते हैं कि थोड़ी कुछ देर के लिए, या मतलब अगर हम कहें कि थोड़ी सी देर के लिए अगर हम कहीं पहाड़ों पर चले जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। उस समय जो कंडीशंस होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो सारी चीज़ें एक्लेमेटाइजेशन में आती है। वो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट नहीं करती हमारी बॉडी के अंदर, वो चीज़ें कुछ समय के लिए ही रहती है। तो कुछ समय के लिए जो एडेप्टेशन होता है हमारी बॉडी में, उसे हम एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ऐसी रेंज ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स दैट अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ कैन टॉलरेट, मतलब कि ऐसे ऐसे हमारे आसपास के जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसको कोई ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट कर सकता है, वो हमारा इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहलाता है। इससे रिलेटेड एक रूल्स है, एक लिडबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, ये रिसोर्सेज को लेकर है कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंट्रोल्ड बाय टोटल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल बट बाय मिसिंग और डिफिशिएंट रिसोर्सेज। मतलब कि हमारी जो ग्रोथ है, किसी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, वो कितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है इससे डिसाइड नहीं होती है, बल्कि इससे डिसाइड होती है कि कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है जो कि मिसिंग है या जिसकी कमी है, उसकी वजह से। तो ये हमारा लिडबिग लॉ ऑफ मिनिमम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, कि क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं इकोलॉजिकल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। बेसिकली इस पूरे चार्ट में हमने बात की हुई है प्लांट्स के बारे में, कि किस तरह की सॉइल में प्लांट्स है और किस तरह की उनकी वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे प्लांट्स को हम 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, हाइड्रोफाइट, ज़ीरोफाइट, मेसोफाइट, सेमोफाइट्स। सबसे पहले आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोफाइट्स मतलब कि एक्सट्रीम वेट कंडीशंस होगी। इसमें भी काफ़ी सारे टाइप आ जाते हैं। एक्सट्रीम वेट कंडीशंस मतलब वाटर ही रहेगा ज़्यादातर यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं नदी, तालाब, इस तरह की चीज़ों में जहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, वो हाइड्रोफाइट्स हो जाते हैं। इसमें आता है फ्री फ्लोटिंग, मतलब कि वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। इनके आप एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना। इसमें आ जाता है इकोर्निया, उल्फिया, एजोला। नेक्स्ट आता है रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, मतलब कि इनकी जो रूट्स होती है वो मड में फिक्स होती है, और इनकी जो लीव्स है और जितने भी दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो सारे के सारे फ्लोट करेंगे वाटर सरफेस पे, जैसे कि ट्रापा, निम्फिया, निलम्बो। नेक्स्ट होता है सबमर्ज या फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इसमें कम्प्लीटली रहते हैं अंदर, वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि यूट्रिक्यूलेरिया। इसके बाद होता है सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स। ये इनका जो बॉटम पार्ट्स रहता है रूटेड इन मड एट बॉटम एंड रिमेनिंग अंडर द वाटर, मतलब कि पूरे के पूरे ही सबमर्ज्ड रहते हैं, और रूटेड, इनकी रूट्स भी अंदर रहेगी, इनकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडीज़ भी वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहेगी, जैसे कि पोटोमोजिटॉन, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट आता है रूटेड इमर्जेंट और एम्फीबियस प्लांट्स, मतलब इनकी रूट फिक्स्ड होती है सॉइल में, और इनका जो स्टेम होता है वो पार्शियली या कम्प्लीटली एक्सपोज्ड होता है एयर का, मतलब का इनकी रूट तो कम्प्लीटली सॉइल में रहेगी, लेकिन स्टेम इनका थोड़ा बहुत बाहर रह सकता है, फिर कम्प्लीटली भी रह सकता है, जैसे कि टाइफा और सेजिटेरिया। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। मतलब कि जिस तरह से मरुस्थल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो ज़ीरिक कंडीशंस के होते हैं, उनकी हैबिटेट जो होती है वो ज़ीरिक कंडीशंस की होती है। इसके बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 तरह की ड्राइनेस होती है, जैसे कि फिज़िकल ड्राइनेस होती है और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है। फिज़िकल ड्राइनेस में मतलब कि सॉइल के पास काफ़ी कम एबिलिटी है कि वो वाटर को होल्ड कर सके, क्योंकि यहाँ पर या तो बारिश कम होगी या फिर इनके जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होंगे कि उनके अंदर वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से फिज़िकल ड्राइनेस में आ जाता है, जैसे कि हम डेजर्ट में देखेंगे, रॉकी या स्टोनी प्लेसेस जो भी होते हैं वहाँ पर पानी ठहरता ही नहीं है, तो इस तरीके से वो उनकी फिज़िकल ड्राइनेस में आ जाता है। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस मतलब कि उनके पास वाटर सफिशिएंट है बट प्लांट इज़ अनेबल टू एब्जॉर्ब इट, मतलब कि सफिशिएंट वाटर्स है पर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जैसे कि सॉल्टी सॉइल है, एसिडिक सॉइल्स है, या फिर काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का एग्जाम्पल होता है, सॉल्टी सॉइल, एसिडिक सॉइल। और फिजिकल ड्राइनेस में आ जाता है कि कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पानी होल्ड नहीं हो पा रहा है। इसी के बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर दिया ज़ीरोफाइट्स को कई कंडीशंस में। जो सबसे पहला आता है इफीमेरियल एनुअल्स, मतलब इसका मतलब होता है कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, कि जब ड्राई कंडीशंस अराइव हो उसके पहले ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए हम इनको ड्रॉट एस्केपर्स बोलते हैं, जैसे कि आर्जिमोन और सोलेनम जेंथोकार्पम। तो ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सक्यूलेंट्स, मतलब सक्यूलेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि
थोड़े से लेस टाइप होते हैं, मतलब कि कुल मिला के वो अपने रूट्स या स्टेम या लीव्स में वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि ओपेंशिया एलोवेरा का आपने देखा है कि उसमें अगर हम उसे काटते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उनके सर्वाइवल के लिए सक्यूलेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है ड्रॉट रेजिस्टेंट। ये एक्चुअल में ट्रू ज़ीरोफिटिक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रू ज़ीरोफिटिक कौन होता है, तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट ज़ीरोफाइट्स होते हैं। एक्चुअल में इन जैसे कि बबूल का पेड़ होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ज़ीज़ीफ़स, जिसे हम ज़ीज़ीफ़स बोलते हैं। तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज़ एक्चुअल ट्रू ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है मीज़ोफाइट्स, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। इनको मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए रहती है, इन्हें कम पानी भी चलता है, ज़्यादा पानी भी चलता है, मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं कुल मिला के वो मीज़ोफाइट्स में आ जाते हैं। और हेलोफाइट्स जैसे कि जो कि हाईली सलाइन कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स हो गए, ऐसे प्लांट्स जो समुद्र के किनारे ग्रो करते हैं, तो जिनमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट की क्वांटिटी रहती है, तो वो हेलोफाइट्स के अंदर में आ जाते हैं। बायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अभी तक हमने अबायोटिक फैक्टर्स जितने भी थे सारे की डिटेल्स में कर दी है चर्चा। अब हम बात करते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट फैक्टर की। तो जो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं उनमें लिविंग चीज़ें आ जाती है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, कंज्यूमर्स आ जाएंगे, डीकम्पोजर्स आ जाएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। इन्हें सर्वाइव करने के लिए जिन अबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर होते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इन्हें हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गीज आ जाती है। इसके अलावा एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो उसके अंदर फाइटो प्लैंक्टन्स जो रहते हैं वो भी प्रोड्यूसर का ही काम करते हैं। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि फीडिंग अदर्स, मतलब ये दूसरी चीज़ों पर फीड करते हैं। ठीक है, इनको हम फेगोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये माउथ के थ्रू ईट करते हैं, तो इन्हें हम फेगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें कई सारे लेवल आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं की इंडस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि हर्बीवोर्स, जैसे कि डियर, रैबिट, काउस, या फिर एक्वेटिक हैबिटेट में जू प्लैंक्टन्स, टेडपोल्स, स्नेल्स, ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कॉर्निवोर्स होते हैं, जो कि हर्बीवोर पे फीड करते हैं, जैसे कि फॉक्स, वुल्व्स, स्नेक्स। अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो उसमें हाइड्रा हो जाएगा, स्मॉल फिशेस हो जाती है। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये बड़े कॉर्निवोर्स होते हैं, लार्ज कॉर्निवोर्स, जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट में बात करें तो लार्ज फिशेस हो जाती है, वाटर बर्ड्स हो जाते हैं। और अगर हम क्वाटरनरी कंज्यूमर की बात करते हैं तो जिनके ऊपर कोई नेक्स्ट जो भी लेवल होता है वो नहीं आता, मतलब विच कैन नॉट बी प्रेड अपॉन, मतलब कि टॉप ऑफ दी जो भी उनकी फूड चेन है उसमें टॉप पर रहते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, वेल्स, मतलब कि इनको कोई और नहीं खा सकता। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स को हम इन 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब कि जो डेड बॉडी होती है उन पे सर्वाइव करते हैं, जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, कई सारे तरह के बैक्टीरिया। डीकम्पोजर्स को हम जो रिड्यूसर्स भी बोल सकते हैं, इन्हें सेप्रोट्रॉफ्स, माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो बायोटिक और अबायोटिक का जो इंटरेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किसी भी इसमें 3 कंडीशंस दी हुई है कि एक्सटर्नल लेवल क्या है, इंटरनल लेवल क्या है। तो हम देखते हैं कि जो रेगुलेटर होते हैं वो हमें से एक सीधी लाइन से शो कर रखा है, मतलब कि जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब कि वो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, तो इसे हम रेगुलेटर्स बोल देते हैं। तो यानी आप देख सकते हो लाइन सीधी है, मतलब कि उनकी बॉडी टेम्परेचर का इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका टेम्परेचर जैसा है वो वैसा ही रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्फर्मर, मतलब कि जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये सब कन्फर्मर्स में आ जाते हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स, शूज़ या स्मॉल एनिमल्स। इसके अलावा कुछ ऐसी पार्शियल रेगुलेटर्स भी होते हैं जो पार्शियली रेगुलेट कर सकते हैं उनकी बॉडी के टेम्परेचर को, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो रेगुलेटर्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती है जिससे बचने के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा भरतपुर का जो पक्षी अभयारण्य है, घाना पक्षी अभयारण्य, जो कि राजस्थान में है,
वहाँ पर कई सारे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, क्योंकि जो साइबेरियन बर्ड्स जो होते हैं उनके वहाँ की कंडीशंस इतनी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है कि उन्हें यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि वो माइग्रेट कर जाते हैं उन सिचुएशन से बचने के लिए। मतलब उनकी टेम्परेरी वो अपनी हैबिटेट को चेंज कर देते हैं और वो इंडिया में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं सस्पेंड करना, मतलब कि कुछ देर के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को, कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देना। इसमें डाइपोज़ आ जाता है, हाइबरनेशन आ जाता है और एस्टिवेशन आ जाता है। कुछ स्नेल होते हैं या कुछ फ़िशेज़ होती है जो कि एस्टिवेशन में चली जाती है। एस्टिवेशन समर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट हो गई है तो हीट से रिलेटेड, समर से रिलेटेड टर्म्स होती है एस्टिवेशन। इसके अलावा आता है कि हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो जो बेयर्स होते हैं, पोलर बेयर्स या इस तरीके से, वो एक हाइबरनेशन वाले एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, मतलब कि उन्हें हम बोल सकते हैं विंटर स्लीप। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप और हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। इसके अलावा कई सारे ऐसे ज़ू प्लैंकटन या इनकी स्पीशीज़ रहती है, वो एक नई कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन जब उनके पास आती है तो वो डाइपोज में एंटर कर जाते हैं, मतलब कि ऐसी स्टेज जहाँ पर उनकी सारी एक्टिविटी जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू।